अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स कलश। और आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 के जितने भी फॉर्मूलाज हैं सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, एंड वी विल ट्राई टू कीप द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आज मैं चैप्टर 1 to 4 के न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज डिस्कस करूँगा और कल हम लोग 5 to 8 देख लेंगे फॉर्मूलाज फ्रॉम दोज चैप्टर्स। उसके बाद में हम लोग अगले 4 चैप्टर के और फिर अगले 4 चैप्टर के, मतलब इस तरह से हम लोग कॉन्जिक्यूटिव 4 डेज में 4 वीडियोस बनाएंगे और इस तरह से हमारी सारे फॉर्मूलाज डिस्कस हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स इज योर चैप्टर नंबर 1 और मुझे पक्का यकीन है कि इस चैप्टर के लगभग सारे फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होंगे। फटाफट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई एफ। ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मैंने 1/t को f लिखा है। याद रखना किताब में हम लोग n लिखते हैं, वो चलता है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है कि f मतलब फ्रीक्वेंसी, तुम n लिख लेना। n मतलब फ्रीक्वेंसी, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला है। ये भी याद रखना कि तुम ओमेगा को थीटा बाई टी भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ही ओमेगा को थीटा अपॉन टी लिखा जा सकता है, ये बात याद रखना। उसके बाद में हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अल्फा का फॉर्मूला है डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना आर इंटू अल्फा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूसीएम में 0 होता है। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ कब पिक्चर में आएगा, जब नॉन यूसीएम वाला सिचुएशन होगा, सिर्फ तब। टाइम पीरियड की फॉर्मूला है 2 पाई बाई ओमेगा। देखो ओमेगा अगर 2 पाई बाई टी है तो ऑफकोर्स कैपिटल टी क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी, ये फॉर्मूला भी चलता है। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम या ओमेगा अपॉन 2 पाई या वी अपॉन 2 पाई आर। खैर ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि ये टी को ही सब्सटीट्यूट करके ये सब फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, तीनों स्टाइल में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी ओमेगा वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर किसी बच्चे ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कर लिया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद करना तो बहुत आसान है। सिर्फ करना क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर लो। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, वी ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर बाय आर, इसको मास से मल्टीप्लाई कर लो तो तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। क्योंकि हम तो जानते ही हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये 3 फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए याद होने चाहिए। जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे यूज़ कर लेना। फिर फॉर्मूला नंबर 8, अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड रोड मतलब वो रोड जिसे टेढ़ा नहीं किया गया, राइट। तो वहां पे मैक्सिमम स्पीड विद विच अ व्हीकल कैन बी ड्रिवन इज गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। वेयर याद रखना म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और उसकी कोई यूनिट नहीं होती। आर इज द रेडियस ऑफ द रोड एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, वेयर एन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। और अगर रोड हॉरिजॉन्टल हो, बैंक्ड नहीं हो, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एम जी। ये भी याद रखना, शायद इसकी जरूरत कभी ना पड़े, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। पूछेंगे तुमको व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन अ अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड रोड मतलब वो रोड जिसे बैंक नहीं किया गया है, जो हॉरिजॉन्टल रोड है, और वहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन ही डिसाइड करता है कि तुम कितने स्पीड में टर्न ले सकते हो। अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 9। फॉर्मूला नंबर 9 इज बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है। तो बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम स्पीड की फॉर्मूला है रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। जैसे मैक्सिमम स्पीड की फॉर्मूला होती है वैसे मिनिमम स्पीड की भी फॉर्मूला होती है, राइट। और तुमको करना कुछ नहीं है, देखो मिनिमम स्पीड निकालना है तो क्या करना है, सिर्फ म्यू एस के जगह पे ना माइनस म्यू एस लिख देना। ओके, तो ये याद रखना कि तुमको सिर्फ म्यू एस के जगह पे माइनस म्यू एस करना है, तो तुमको मिनिमम स्पीड का आंसर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ म्यू एस लिखा है उसको माइनस म्यू एस कर दो, तो तुम्हारा मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला आएगा आर जी ब्रैकेट में टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। बैंक्ड रोड पे और एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उससे बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड या सेफ स्पीड। देखो ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं, सेफ स्पीड भी बोलते हैं, ओके, या बेस्ट स्पीड भी बोलते हैं, बेस्ट स्पीड।
बेस्ट पॉसिबल स्पीड। अब बेस्ट पॉसिबल स्पीड मतलब तुम्हारे व्हील्स पे कोई लैटरल साइडवर्ड फ्रिक्शन नहीं लगता, और उसमें फॉर्मूला होता है वी ऑप्टिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। देखो याद रखना, जब भी ऑप्टिमम स्पीड देंगे तो तुम्हारे व्हील्स पे लैटरल फोर्स नहीं लगता, लाइक लैटरल फ्रिक्शन वाला फोर्स नहीं लगता, साइडवर्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का म्यू एस को जीरो कर लेना तो आ जाएगा आंसर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। जो तुम्हारा फॉर्मूला था मैक्सिमम सेफ स्पीड वाला, सॉरी जो तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड वाला फॉर्मूला था, उसमें अगर तुम म्यू एस को जीरो डाल दोगे तो यही आ जाएगा तुमको। और एनीवेज मैं जानता हूँ सारे बच्चों को ये याद होगा फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग तुमको ऑप्टिमम स्पीड देंगे और एंगल ऑफ बैंकिंग पूछेंगे, तो इसी टर्म्स को रीअरेंज करके स्क्वायर वगैरह करके देखो tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा से थीटा मिल जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वो लोग एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं तुमसे, फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ द रोड। एलिवेशन मतलब रोड, देखो ये रोड तो तुम्हारा टेढ़ा बना है ऐसे, इस तरह से रोड है, करेक्ट है। तो एलिवेशन मतलब हाइट पूछा जाता है, एच की वैल्यू। तो याद रखना बाय ट्रिग्नोमेट्री एच विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा, जहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, विड्थ ऑफ द रोड, रोड की चौड़ाई, ओके, विड्थ ऑफ द रोड। तो ये फॉर्मूला भी काम का है, याद रखना, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में कितने फॉर्मूलाज याद रखते हैं? स्पीड ऑफ द बॉब, बॉब का स्पीड होता है रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब ये थीटा क्या होता है ये याद रखना बच्चों, थीटा इज नथिंग बट द सेमी वर्टिकल एंगल। इन अदर वर्ड्स ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन है और तुम्हारा पेंडुलम समझो ऐसे घूम रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पेंडुलम इस तरह से घूम रहा है, राइट। तो ये जो एंगल होता है ना सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल मतलब I hope you understand the meaning of same, half of the entire angle, that is semi vertical angle is nothing but theta। थीटा, और ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम पीरियड, देखो ये जो कैपिटल टी है ना ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। एक्चुअली यहाँ पे बीच में और भी मैंने फॉर्मूला लिखा था कुछ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कंफ्यूज हो, इसलिए ये फॉर्मूला को मैंने हाइड कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करो टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम का, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। टेंशन कैसे निकालोगे? देखो टी डैश टेंशन है, तो टेंशन कैसे निकालना याद रखना, टेंशन विल बी इक्वल टू, टी डैश मतलब टेंशन ना कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को तो मैंने कैपिटल टी लिखा है, तो टी डैश विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा टेंशन इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर ये तुम्हारा वर्टिकल सर्कल है, फॉर एग्जांपल पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एंगल हमेशा कहाँ से मेजर होगा? लोएस्ट पॉइंट से, ये लोएस्ट पॉइंट से। तो समझो अगर तुम्हारा मास कहीं पे भी है बीच में जहाँ पे वो एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ, वर्टिकल मतलब लोएस्ट वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो याद रखना टेंशन किसी भी पोजीशन पे पूछा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लेना, टेंशन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। सो इस तरह से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं स्ट्रिंग में। टेंशन का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी कॉस थीटा। सो दिस फॉर्मूला एवरी स्टूडेंट हैज़ टू बाय हार्ट एंड रिमेंबर। उसके अलावा क्या याद रखना है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम, एट द टॉप, एट द बॉटम एंड एट द मिड पॉइंट। तो नीचे वाले पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए? रूट ऑफ 5 आर जी। ये लोएस्ट पॉइंट का है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट का है और ये मिड पॉइंट का है, राइट। तो ये तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्टली याद होनी चाहिए। उसके अलावा याद रखना है दीज आर द मिनिमम वेलोसिटीज रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इससे ज़्यादा वेलोसिटी है तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द टॉप, बॉटम एंड मिडवे। मिडवे मतलब बीच वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिडवे, ओके। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, सी ये तो तुम्हारे सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। इसमें ओमेगा मतलब याद रखना फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओके। सो ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा 0 क्या है? ओमेगा 0 इज नथिंग बट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। या तो ऐसे याद रख लो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 इंटू टी, या ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दोनों चलेगा, दोनों एक ही है, दोनों एक ही बात है, राइट। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये कब यूज़ करना मालूम है? जब तुमको अल्फा पता नहीं है, और ये तब यूज़ करना जब अल्फा पता है लेकिन फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, राइट। और ये तुम्हारा तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज़ किए जा सकते हैं जब अल्फा कांस्टेंट होता है, और मोस्टली अल्फा कांस्टेंट ही होगा, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट।
कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो लोग तुमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस देंगे और थीटा निकालना रहेगा। तो याद रखना, जब पार्टिकल एक बार घूमता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है 2 पाई, तो अगर पार्टिकल n बार घूमा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी 2 पाई n। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n इफ n इज द नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और रोटेशंस। अब नॉन यूसीएम की तरफ आते हैं। नॉन यूसीएम में देखो कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे। ऑफ कोर्स ये ऊपर वाले जो फॉर्मूलाज थे 13th वाले, ये भी नॉन यूसीएम वाले ही फॉर्मूलाज थे, क्योंकि अगर अल्फा है तो नॉन यूसीएम है, राइट, क्योंकि यूसीएम में तो अल्फा 0 होता है। नॉन यूसीएम में अगर तुमको टोटल एक्सेलरेशन पूछा जाए बच्चों, तो याद रखना कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका था, आर अल्फा। या कभी कभी वो लोग डायरेक्टली देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर वो लोग डायरेक्टली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखेंगे तो देंगे तो कैसे देंगे, देखो मैं बताता हूँ। वो लोग तुमको ऐसे बोलेंगे, द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग, ध्यान से सुनना, ये स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, ऐसा कुछ दिया होगा, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे वो लोग। मतलब कार की स्पीड कौन से रेट में बढ़ रही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये तुम्हारे लिए होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिमिलरली नेट फोर्स अगर पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो क्या करना है, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर। टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकालोगे, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स तो तुम जानते ही हो कैसे निकालते हैं, उसके सारे फॉर्मूलाज याद है तुमको, ओके। और एक और बता देता हूँ, देखो, द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन विद विच अ बकेट शुड बी रोटेटेड, द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन विद विच अ बकेट शुड बी रोटेटेड। समझो तुम्हारे हाथ में एक बकेट है, पानी भरा हुआ उसमें, और तुम उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो, तो पानी का गिरने का चांसेस सबसे ज़्यादा कब होगा, जब बकेट ऊपर होगा। तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि पानी नीचे ना गिरे, उसकी फॉर्मूला है v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, वही जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में निकाला था, सेम फॉर्मूला है। फिर ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कोई कार है या कोई ट्रेन है, वो उसके रूफ से कोई पेंडुलम सस्पेंड किया हुआ है, और अगर उस कार ने टर्न लिया विद द स्पीड ऑफ v, तो वो जो पेंडुलम को तुमने लटकाया है उसका स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, तो उसका फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। इसमें भी तुमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये फॉर्मूला भी तुम पहले से जानते हो। ये उसी तरह कुछ v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा को रीअरेंज किया हुआ है। तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम ये एडिशनल फॉर्मूला याद रख के चलना। सिचुएशन मैंने लिखा हुआ है कि कब ये फॉर्मूला लगाना है, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैंने वापस 1 से क्यों कर दिया फॉर्मूला को नंबर, मैं बताता हूँ तुमको। देखो, मैंने इसलिए नंबर 1 से कर दिया क्योंकि अब हम लोग सिर्फ रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn/rn स्क्वायर। सिमिलरली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कुछ ऐसे सिचुएशन होता है, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कोई बॉडी है, उसमें ये तुम्हारा आई वाई मान लो, इसको आई वाई, ओके, और इसको मान लो तुम आई एक्स मान लो, नहीं इसको आई जेड मान लो बच्चों, ये आई जेड है, परपेंडिकुलर वाला आई जेड है, और ये दो प्लेन में लाई करते हैं, एक आई एक्स है और एक आई वाई है, ठीक है। तो 3 एक्सिस है, तीनों मिल रहे हैं एक जगह पे, ओके, और तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है। तो ये तुम्हारा आई एक्स है, इसको आई वाई मान लो, और ये आई जेड है। तो आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बट एक बात याद रखना कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ चपटे बॉडीज़ के लिए वैलिड है। चपटे बॉडीज़ मतलब जैसे कि डिस्क और रिंग, मतलब वो स्पीयर में नहीं लगा सकते तुम, ओके। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखना। फिर और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हो, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं किसी भी बॉडी का, तब तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। मतलब अगर हमको रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिंपल सा तरीका है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। सिमिलरली पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे यूज करते हैं, देखो कोई भी बॉडी है, उसमें एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, जिसको हम बुलाएंगे IC, और दूसरा एक्सिस कहीं से भी जाए, डजेंट मैटर, ओके, डजेंट मैटर, इसको हम बुलाएंगे I। और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है फॉर एग्जांपल, तो हम लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू IC प्लस MA स्क्वायर। IC is nothing but moment of inertia of the body about an axis passing through the center of mass. I is the moment of inertia of the body about a parallel axis at a distance of a from the axis through the center of mass. Okay,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कुछ फॉर्मूलाज है जिनको याद रखने हैं। जैसे कि रॉड है, कोई रॉड है, फॉर एग्जांपल लेट अस से एक रॉड है हमारे पास। तो अगर इस रॉड के सेंटर से कोई एक्सिस जा रहा है ना ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। लेकिन अगर यही एक्सिस रॉड के एंड से जाए, फॉर एग्जांपल रॉड के एंड से यहाँ से पास हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस समय फॉर्मूला होगा ml²/3। सिमिलरली रिंग का भी तुमको बाय हार्ट करना पड़ेगा। दो फॉर्मूला याद रखना, अगर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और पासिंग थ्रू द सेंटर है रिंग में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। लेकिन अगर रिंग है ना, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर निकालोगे, मतलब अबाउट दिस एक्सिस ID, तो याद रखना उसका फॉर्मूला होगा mr²/2। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिस्क। अगर बॉडी डिस्क है, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी डिस्क है, शेप ऑफ द डिस्क, राइट, डिस्क ऐसे है और तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन IC, तो तुम्हारा फॉर्मूला होगा डिस्क के लिए mr²/2। लेकिन अगर एक्सिस डायमीटर से पास हो रहा है, राइट, लाइक दिस, अगर एक्सिस डायमीटर से पास हो ऐसे, तो फॉर्मूला होगा mr²/4। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर का देखो याद रखना, सॉलिड सिलेंडर का अबाउट दिस एक्सिस बोल रहा हूँ मैं, अबाउट दिस एक्सिस, ये सॉलिड सिलेंडर है अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उसका फॉर्मूला होगा mr²/4 + l²/12। और अगर यही एक्सिस एंड से पास होगी तो mr²/4 + l²/3। और मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ बच्चों, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रिपेयर करके जाओ। तुम्हारे पास कितना टाइम है, इंग्लिश के बाद डायरेक्टली तो इसी का फिजिक्स का पेपर होगा, राइट, फिजिक्स का पेपर होगा, काफ़ी बड़ा गैप है तुम्हारे पास, तुम करोगे क्या, सारे फॉर्मूलाज रट के जाओ। सॉलिड स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर है बच्चों, तो याद रखना सॉलिड स्फीयर से अगर एक्सिस पास होगा डायमीटर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा 2/5 mr²। लेकिन अगर हॉलो स्फीयर हुआ ना, हॉलो स्फीयर का भी याद रखना, हॉलो स्फीयर हुआ, हॉलो स्फीयर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा 2/3 mr²। तो ये अच्छी तरह से याद रखना कि एक फॉर्मूला 2/5 mr² है और एक फॉर्मूला 2/3 mr² है। और आगे बढ़ते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला तो I α है, सब लोग जानते हो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ I⍵² या हाफ L⍵ या L²/2I, ये तीनों फॉर्मेट में फॉर्मूला याद रखना, राइट। जिसको जो सोच रहे ऐसा कैसा हो गया सर, अरे L = I⍵ लिखा जा सकता है ना, तो उसी को रीअरेंज करके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का 3 फॉर्मूला आएगा, हाफ I⍵², हाफ L⍵, L²/2I। अब 7th के पास तुमको डायरेक्टली 10th फॉर्मूला दिखेगा, क्यों, क्योंकि 8th और 9th रोलिंग वाले थे और वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, राइट। तो देखते हैं व्हाट इज फॉर्मूला नंबर 10। फॉर्मूला नंबर 10 है वर्क डन। वर्क डन जनरली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट रोटेशनल मोशन में फोर्स के जगह पे टॉर्क लिख लेना और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लेना, ओके। कभी कभी सिचुएशन आएगा, देखो तुमको वर्क डन पूछा जाएगा और ω2 ω1 दिया होगा, तो याद रखना इन दैट केस क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ ऑफ I⍵2² माइनस ω1², मतलब चेंज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला हमने जो बचपन में पढ़ा था वो क्या था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब क्या करोगे, फोर्स के जगह पे टॉर्क लिख दोगे और वेलोसिटी के जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे टाउ लिख देना, यहाँ पे ओमेगा लिख देना, राइट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, L इज इक्वल टू I⍵, L इज इक्वल टू I⍵, ये भी याद रखना। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों I1⍵1 इक्वल टू I2⍵2, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और टॉर्क का एक फॉर्मूला और है, देखो टाउ इज इक्वल टू dL/dt, तो ये दोनों फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, राइट। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। और आगे बढ़ते बच्चों, सेकेंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देखते हैं व्हाट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब पहला दूसरा तीसरा फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, F इज इक्वल टू ηA dV/dx। dV/dx मैंने सारे टर्म्स के मतलब लिख दिए, dV/dx को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और F मतलब विस्कस फोर्स। सिमिलरली एक स्पेरिकल बॉडी अगर किसी मीडियम में चलेगा तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है 6π∗RV, जहाँ पे F मतलब विस्कस फोर्स, R मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर और V मतलब वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप। सिमिलरली टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। R मतलब रेडियस ऑफ द बॉडी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी, सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें बॉडी चल रहा है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है VC रो d अपॉन ईटा।
VC मतलब याद रखना क्रिटिकल वेलोसिटी, D मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट। और ईटा मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये सारी बातें याद रखना अच्छी तरह से, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और आगे बढ़ते बच्चों फॉर्मूला नंबर 11 की तरफ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला F अपॉन एल। देखने में ये फॉर्मूला बड़ा आसान लगता है, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, बट इसमें टेक्निक कहाँ पे चाहिए, एल निकालने में। जैसे कि नीडल है तो नीडल का लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं, देखो 2L, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द नीडल। अगर रिंग है तो क्या करते हैं 2 इंटू 2πr। अगर थिक रिंग है तो उसके पास इनर सर्कम्फरेंस अलग होगा, आउटर सर्कम्फरेंस अलग होगा, तो 2πr1 प्लस 2πr2। फ्रेम होगा तो अलग है, और अगर ब्लॉक होगा तो अलग है, डिस्क होगा तो अलग है, राइट। 12th वाला फॉर्मूला T इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी ए, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टी डी ए। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, राइट। A2 माइनस A1 या A फाइनल माइनस A इनिशियल। अब ये फॉर्मूला कब लगता है, देखो जब एक ड्रॉप से बहुत ड्रॉप्स बन गए या बहुत सारे ड्रॉप्स मर्ज होके एक ड्रॉप बन गए, तो उसमें तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा T इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी ए। A2 मतलब फाइनल एरिया, A1 मतलब इनिशियल एरिया। तो ये सब जगह पे इस तरह के फॉर्मूलाज लगते हैं। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल बाय इंक्रीजिंग इट्स रेडियस फ्रॉम R1 टू R2। अगर तुमको एक सोप बबल की रेडियस R1 से R2 बढ़ानी है तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा 8πT R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन पूछा गया वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, तो सीधा लिख देना 8πr स्क्वायर टी। देखो अगर तुमको एक सोप बबल बनाना है तो वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल इज 8πr स्क्वायर टी। लेकिन अगर बबल है ऑलरेडी जिसकी रेडियस R1 से R2 चेंज करनी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला। अगर n ड्रॉप्स मिल के एक सिंगल ड्रॉप बनाएंगे जिसका रेडियस कैपिटल R है, तो रिलेशन देखो याद रखना, R³ इज इक्वल टू NR³ या कैपिटल R इज इक्वल टू n टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। जो बच्चे सोच रहे हैं फॉर्मूला कहाँ से आया, तो बहुत आसान है बच्चों, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1 ड्रॉप का वॉल्यूम। सिमिलरली एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, एक मिनट, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप, इन अ ड्रॉप या फिर बबल इनसाइड अ लिक्विड। देखो एक ही बात हुआ, सुनो, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप मतलब क्या होगा, अंदर पूरा लिक्विड होगा और बाहर एयर होगा, या एक बबल। अब बबल बोलोगे तो अंदर एयर होगा और बाहर लिक्विड होगा, मतलब एनीवेज एक ही फ्री सरफेस है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर कैसे निकालोगे, 2T/R। चाहे तुम ड्रॉप ले लो या एक बबल ले लो जो पानी के अंदर है। याद रखना बबल पानी के अंदर है तो बाहर पानी है और अंदर एयर का सरफेस है, तो दोनों केस में फॉर्मूला लगेगा 2T/R। लेकिन तुम टेंशन मत लेना, तुमको मोस्टली वो लोग ड्रॉप का ही क्वेश्चन पूछेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगर ड्रॉप के जगह क्वेश्चन सोप बबल का हो तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होगा 4T/R। एक्सेस प्रेशर मतलब P इनसाइड, ये P इनसाइड है, ओके, और PO मतलब P आउटसाइड। मैंने PO इसलिए लिखा बिकॉज PO मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे, लेकिन तुम याद रखना PO मतलब P आउटसाइड। सिमिलरली अगर एक कैपिलरी ट्यूब को पानी में डाला जाए बच्चों, तो लिक्विड राइज करता है या फॉल करता है। राइज और फॉल दोनों के लिए फॉर्मूला होगा 2T cos थीटा बाय R ρg। अगर राइज होगा तो थीटा एक्यूट होगा मतलब जैसे कि वाटर इन ग्लास, तो थीटा एक्यूट होगा तो H पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर फॉल होगा ना तो थीटा तुमको ऑप्ट्यूज दिया होगा, जैसे मर्क्यूरी में होता है, थीटा ऑप्ट्यूज होगा तो अपने आप कॉस थीटा नेगेटिव आएगी, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉल होगा तो अपने आप तुमको H का आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर राइज होगा तो अपने आप H का आंसर पॉजिटिव आएगा, तो वो टेंशन मत लेना तुम। सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, T इक्वल टू T0 इंटू 1 माइनस अल्फा थीटा। T0 इज द सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, T इज द सरफेस टेंशन एट थीटा डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा इज कॉन्स्टेंट, ओके। 19th, देखो ये फॉर्मूलाज भले छोटे छोटे लगे लेकिन काम के हैं। सोप फिल्म का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 2 करते हैं, क्योंकि फिल्म में क्या होता है, ऊपर भी फ्री सरफेस और नीचे भी फ्री सरफेस। सिमिलरली बबल, सोप बबल, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो 2 फ्री सरफेस होते तो 2 इंटू 4πr स्क्वायर। लेकिन अगर ड्रॉप का सरफेस एरिया निकालना है तो सिर्फ 4πr स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज इसलिए तुमको याद होने चाहिए क्योंकि मैंने बताया ना डी डब्ल्यू इक्वल टू TDA वाला फॉर्मूला, उसमें तुमको A2 माइनस A1 फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया निकालना रहेगा, राइट। तो वो देखना कि एक सरफेस है कि 2 सरफेस है, अकॉर्डिंगली तुमको सम सॉल्व करना है।
ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये तो काफ़ी इजी चैप्टर है बिकॉज इसकी केमिस्ट्री के साथ कुछ तो कनेक्शन है, राइट। ऐसा नहीं कि एकदम इंडिपेंडेंट है और फिजिक्स में ही पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी है ये चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसे कहते हैं बच्चों चार्ल्स लॉ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, राइट। सिमिलरली तुम गेल-लुसाक्स लॉ भी जानते हो। गेल-लुसाक्स लॉ क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसे बोलते हैं गेल-लुसाक्स लॉ, राइट। और सुनना बच्चों, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो तुम लिख सकते हो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, राइट। फिर ये आइडियल गैस इक्वेशन देख लो, PV इक्वल टू nRT भी लिख सकते हैं, PV इक्वल टू NKT लिख सकते हैं। K मतलब बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, मैंने लिखा होगा यहाँ पे कहीं, K नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ। K मतलब बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ओके। अगर nRT लिखा है तो n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अगर NKT लिखा है तो n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और छोटा n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। ओके, Na मतलब अवोगाड्रोस नंबर, ओके, अवोगाड्रोस नंबर, तो ये भी याद रखना, ओके। अवोगाड्रोस नंबर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, या K इज इक्वल टू R अपॉन N0, ये भी N0 भी अवोगाड्रोस नंबर ही है। एक काम करता हूँ ना, इसको भी N0 लिख लेता हूँ, राइट, ओके। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दो तरीका होता है, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर कर लो, या तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो याद रखना N0 मतलब अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर, और M0 मतलब मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। मैंने लिखा भी है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, N अपॉन N नॉट या फिर M अपॉन N नॉट, दीज आर द टू फॉर्मूलाज। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, RMS वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये जो फॉर्मूला है ना, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सॉरी मीन स्क्वायर नहीं, ये मीन वेलोसिटी है, आई एम सो सॉरी। ये यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये मीन वेलोसिटी है, दिस इज मीन वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसका रूट ले लोगे तो तुमको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलेगा, राइट। तो ये मीन वेलोसिटी है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जैसे जहाँ पे सबके स्क्वायर के एवरेज निकाले हुए हैं। और अगर तुम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट ले लोगे तो यू विल गेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। प्रेशर का फॉर्मूला तुमको दोनों फॉर्मेट में याद रखना है, एक तो 1/3 MnC स्क्वायर बाई वी और एक 1/3 रो सी स्क्वायर। यहाँ पे C मतलब RMS वेलोसिटी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द गैस। RMS वेलोसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है √3RT बाई M0। M0 मतलब याद रखना मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ओके, मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे देखो और एक फॉर्मूला लिखा है मैंने 3kT बाई M0। ये जो K है ना, ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, और ये जो M0 है ना, M0 छोटा M0, ये है मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये RMS वेलोसिटी का तुमको दोनों तरह से फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इट वुड बी ऑलवेज बेटर फॉर यू। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइडियल गैस और मोनो एटॉमिक गैस, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज 3/2 PV, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 3/2 P, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट गैस पर यूनिट मास 3/2 RT बाई M0। M0 मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ओके, मॉलिक्यूलर वेट। और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, ओके। मैं तुमको एक बात बताता हूँ बच्चों, देखो ना, क्यों ना हम ऐसा एक काम करें, ऐसा एक फॉर्मूला याद रख ले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज 3/2 PV। देखो ध्यान से देखो इधर, हाँ, PV को मैं लिख सकता हूँ nRT, ओके। फिर N को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का और एक तरीका है मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने दो तरीके से लिखा, इस N को मैंने N/N0 लिखा, M/M0 लिखा, और R/N0 को बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो 3/N, R/N0 को मैं K लिख रहा हूँ, KT। देखो अब हो गया, तुम सारे फॉर्मूलाज जानते हो। अब सुनो, अगर तुमसे पूछा गया एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को 1 कर लो, तो 3/2 P आ गया आंसर। अगर पूछा गया पर मोल, पर यूनिट मोल, तो N को 1 कर लो, 3/2 RT। पर मॉलिक्यूल, तो N को, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 1 कर लो, तो 3/2 KT। पर यूनिट मास, तो मास को 1 kg कर लो, 3/2 RT बाई M0। तो ये भी एक याद रखने का तरीका है, ओके।
मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV का फॉर्मूला है 3/2R, CP का फॉर्मूला है 5/2R, गामा का फॉर्मूला है 5/3, और सबको याद होना चाहिए गामा इज CP/CV, राइट। 1 सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। देखो अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। हाँ, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इज इक्वल टू DE प्लस DW, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन को लिखा जा सकता है PdV, वर्क डन को लिखा जा सकता है PdV। ओके, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा बच्चों तो याद रखना चेंज इन द इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, तो dQ विल बी इक्वल टू DW, और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो dQ विल बी इक्वल टू जीरो, तो DE विल बी इक्वल टू माइनस DW। तो ये दोनों बातें याद रखना। ऑफकोर्स थर्मोडायनेमिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा, जब थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे तो एक बार वापस देख लेंगे ये, बट ये याद रखना, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब रेडिएशन की तरफ बढ़ते हैं। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट रिफ्लेक्टेड प्लस हीट ट्रांसमिटेड, और QA अपॉन Q, टोटल हीट इंसिडेंट अपॉन टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, R को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, T को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, और A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला याद रखना। अथर्मनस बॉडी के लिए T 0 होता है। अथर्मनस बॉडी ऐसा बॉडी होता है जो हीट को ट्रांसमिट नहीं करता, तो T 0 होगा, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए तो R भी 0 होता है, T भी 0 होता है, और A 1 होता है, राइट। E भी 1 होता है। A और E तो इक्वल होते हैं, किरचॉफ्स लॉ मालूम ही होगा तुमको। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। एमिसिव पावर का फॉर्मूला है 1/A इंटू dQ/dt, या सिंपली Q/AT, Q/AT, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एमिसिव पावर। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या होता है? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू दैट ऑफ द ब्लैक बॉडी। किरचॉफ्स लॉ A इक्वल टू E, वेन्स लॉ लैम्बडा m वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू B का वैल्यू रट लेना, वैसे तो एग्जाम में दिया होगा बट फिर भी सेफ साइड के लिए रट लेना। एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी सिग्मा T⁴, अगर बॉडी ब्लैक नहीं होगा तो E सिग्मा T⁴, अगर ब्लैक नहीं है तो ओके, और अगर सराउंडिंग टेम्परेचर कंसिडर किया जाए तो E सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, राइट, T⁴। अब ये मैंने क्या लिखा है? रेट ऑफ हीट सप्लाई dQ/dt। dQ बाय देखो यहाँ पे देखो dQ/dt क्या होगा? dQ/dt होगा EA, dQ/dt होगा EA, E मतलब सिग्मा A T⁴। फॉर अ ब्लैक बॉडी छोटा ई तो 1 होता है, तो छोटा ई लिखा नहीं है मैंने। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बॉडी होगा ना तो देखो छोटा ई भी आएगा, छोटा ई यहाँ भी आएगा, छोटा ई यहाँ भी आएगा, राइट, क्योंकि ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखा जा सकता है, तुम देख लेना फॉर्मूला तुमको समझ में आ जाएगा। ई के जगह पे ई इंटू ई बी लिखा जा सकता है। देखो ई के जगह पे ई इंटू ई बी, और ई बी क्या है? ई बी इज़ नथिंग बट सिग्मा T⁴, तो सब्सटीट्यूट कर दिया। वैसे तुम बहुत ज़्यादा फॉर्मूला याद मत रखना, इससे तो मेरे को लगता है तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, राइट। मैं dQ/dt का फॉर्मूला वापस दे देता हूँ आगे, डोंट वरी। देखो अगर ऐसा पूछा पावर, तो याद रखना पावर का मतलब dQ/dt ही होता है, और dQ/dt का फॉर्मूला याद रखना EA सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। इस फॉर्मूला को बड़ा संभाल के यूज़ करना। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया है तो T0 मत लिखना, अगर ब्लैक बॉडी है तो E को 1 लिखना, अगर सेम बॉडी है तो E भी और सिग्मा, E सिग्मा ये सब सेम होगा, तो तुम लिख सकते हो कि dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। फॉर द सेम बॉडी dQ/dt का रेशियो P1/P2 विल बी T1/T2 द होल रेज टू 4। ये जनरल फॉर्मूला है ब्लैक बॉडी के लिए, जहाँ पे छोटा ई 1 होगा, और अगर ऑर्डिनरी बॉडी है तो देखो मैंने लिखा हुआ था फॉर्मूला EA सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। रेशियो लगो तो ये आंसर आएगा फॉर अ बॉडी। अब तुम बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। इसमें सराउंडिंग, देखो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें सराउंडिंग टेम्परेचर कंसिडर नहीं किया है, और इसमें सराउंडिंग टेम्परेचर कंसिडर किया है। अब वो करना है नहीं करना है वो तो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के ऊपर। अगर प्रॉब्लम में सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ है तो तुमको कंसिडर करना ही पड़ेगा। और याद रखना जहाँ जहाँ पे टी को कैपिटल टी लिखा है ना, सब जगह पे तुमको केल्विन में ही सब्सटीट्यूट करना चाहिए, अदरवाइज यू वोंट गेट अ करेक्ट आंसर। ओके, सो आई थिंक दिस आर द लास्ट फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी बड़ा बनने वाला है, बट क्या कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। कन्वेंशन याद रखना, अगर हीट सप्लाई किया गया सिस्टम को या गैस को हीट दिया गया तो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हीट बाहर निकाला गया गैस से या गैस से रिलीज हुआ तो नेगेटिव लेते हैं डेल्टा क्यू को। डेल्टा यू
अगर वर्क इज डन बाय द गैस तो पॉजिटिव, अगर वर्क इज डन ऑन द गैस तो वर्क डन इज नेगेटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, अगर गैस की टेम्परेचर कम हुई तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन यूज़ करना ज़रूरी होता है जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबेरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो ऑफकोर्स चार्ल्स लॉ वैलिड होगा। चार्ल्स लॉ वैलिड होगा मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ओके, ये ग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज नॉट एनी फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट क्या होगा? Cp होगा, राइट। और Cp का फॉर्मूला है 1 प्लस F/2 इंटू आर, वेर F इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम। हालांकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों फिर भी, क्योंकि क्या होता है कि देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिलेबस से डिलीट किया, फिर लास्ट में मोनो एटॉमिक डायटॉमिक वो तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे को, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू 3, दो याद रख लेना, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है और डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, बस इतना याद रखना फॉर डाई एटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल। ओके, इतना याद रख लेना, इवन दो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉट इन द सिलेबस, ये इतना रट लेना तुम लोग। ओके, वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस इज PdV या P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NR डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब वही, डेल्टा टी मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो ये तो आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में बात की हमने। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गेल-लुसैक्स लॉ लगेगा। गेल-लुसैक्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV, और CV का फॉर्मूला याद रखना, स्पेसिफिक हीट जो होगा वो CV होगा। CV का फॉर्मूला F/2R, फिर एक बार बता देता हूँ, F3 है मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस मतलब हीलियम नियॉन, और डायटॉमिक गैस H2O2N2 है ना, तो उसके लिए क्या होगा 5 डायटॉमिक रिजिड। वर्क डन तो जीरो होता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, तो वर्क डन जीरो, और वर्क डन जीरो होगा तो अकॉर्डिंगली डेल्टा W जीरो होगा, तो तुम्हारा इक्वेशन होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, या वर्क डन जीरो है ना, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, राइट। और डेल्टा U कैसे निकालते हैं? NCV डेल्टा T, तो आ जाएगा आंसर इस तरह से। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ लगेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वर्क डन कैसे निकालते हैं? देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में nRT log टू द बेस ई V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये log टू द बेस 10 हो जाएगा। सिमिलरली अगर P इनिशियल इंटू V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल इंटू V फाइनल, तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल को क्या लिख सकते हैं? P इनिशियल अपॉन P फाइनल, राइट। तो फॉर्मूला को या तो V के फॉर्म में याद रख लो या P के फॉर्म में, मोस्टली तो V के फॉर्म में याद रखना काम आएगा। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो डेल्टा U जीरो हो जाएगा। डेल्टा U जीरो मतलब डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W। ये आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी थी। और आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में तो सीधा सीधा डेल्टा Q जीरो हो जाता है, और डेल्टा Q जीरो होगा तो क्या होगा? डेल्टा Q जीरो मतलब डेल्टा U विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा W, डेल्टा U विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा W। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा, और अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा, राइट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा मतलब CP अपॉन CV, या टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या आएगा? TV 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एक रिलेशन याद रखना, T गामा अपॉन P गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों किताब में भी दिया हुआ है, ओके। ऐसा नहीं कि मैंने कोई नया फॉर्मूला बनाया, किताब में है ये। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 को nRT1, P2 V2 को nRT2, तो फॉर्मूला और एक आएगा nRT1 माइनस T2 गामा माइनस 1, राइट। सो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? बॉडी कहीं से स्टार्ट करता है, फिर वापस घूम के वहीं पे आ जाता है, ओके। मतलब एक लूप बनता है ऐसे। अब साइक्लिक प्रोसेस में एक बात तो पक्की है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि बॉडी जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म किया बॉडी ने, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगा, राइट। वर्क डन कैसे निकालते याद रखना, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर PV ग्राफ, ओके।
अगर ग्राफ क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर ग्राफ पाथ एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। मैंने लिखा है इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन इज नेगेटिव, इफ द साइकिल इज क्लॉकवाइज वर्क डन इज पॉजिटिव। तुमको पता भी होना चाहिए क्योंकि ऐसे सम्स हैं हमारी किताब में, राइट। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ मैं तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, तो ये सारे फॉर्मूलाज की पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम वहाँ से देख भी सकते हो उसको। और एक बात बता देता हूँ, देखो इसके अलावा तुमको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। एक छोटी सी बात है जो प्रैक्टिस की बात है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि पीवी ग्राफ से टीवी ग्राफ कैसे बनाया जाए या टीवी ग्राफ से वीटी ग्राफ कैसे बनाया जाए, राइट। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द channel and share the video with your friends if you like the video. Thank you very much.